नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल और आपको आज अहमदाबाद स्थित एक और कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है कोनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत किया जा रहा है। कंपनी जो अहमदाबाद में है इसका नाम है कॉम्प्लेक्स सिनेमाज लिमिटेड, एसएमई की इश्यू है। और ये कंपनी क्या करती है, ये कैसे शुरुआत हुई, इसके प्रमोटर फाउंडर कौन है, ये सभी की जानकारी आगे के हिस्सों में आपको दिखाई जाएगी। तो हमारे आज दोनों प्रमोटर फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अनीश जी से, जो कंपनी के फाउंडर, प्रमोटर और एमडी हैं। अनीश जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। दूसरे हमारे जो फाउंडर, प्रमोटर हैं और जॉइंट एमडी हैं कंपनी के, राहुल जी, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। तो पहला सवाल आप दोनों से, आप दोनों फैमिली मेंबर नहीं हैं, अलग हैं। इस कंपनी में आप कैसे इकट्ठा आए? क्या आप कहाँ मिले? कॉलेज में, स्कूल के दोस्त हैं? क्या है? हमारे दर्शकों से कुछ आपकी जर्नी बताइए कि आप कैसे इकट्ठा आए। सर, हम तो 25 साल पुराने दोस्त हैं। अच्छा। तो वी कन्वर्टेड फ्रेंडशिप इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और हम बिल्कुल कॉलेज के बाद तुरंत मिले हुए दोस्त हैं। सो बिजनेस हम पिछले 7 साल से साथ कर रहे हैं, पर दोस्ती यारी तो 25 साल पुरानी है। अनीश जी, आप क्या करते थे ये कंपनी में काम शुरू करने के पहले? तो सर, मैं आई वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। मैंने इसके पहले एक डिकेड से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज ली थी। अच्छा। तो मैं फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइज़र का रिलेशनशिप और ग्रोथ मॉडल में क्या दिक्कतें आ सकती है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे पास था। प्लस मैं रियलेटर था, तो मैं थोड़ा रियल एस्टेट भी समझता हूँ कि कैसे लोकेशन पे सिनेमा होना चाहिए और कैसा मॉडल बनना चाहिए कि जिससे आप सिनेमा कहीं भी फिट कर सको। सो फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस विच हेल्प्ड अस इन क्रिएटिंग अ फ्रेंचाइजी मॉडल वेयर दोनों का मिलके ग्रोथ हो और दोनों का प्रॉस्पेरिटी हो, उस तरह का अरेंजमेंट हम समझते थे कि फ्रेंचाइजी का पेन पॉइंट क्या होता है, बिकॉज वो पेन मैं ले चुका था पहले। सो कॉम्प्लेक्स में हमने वो पॉइंट्स को बहुत प्रायोरिटी पे रखा। राहुल जी, आप क्या करते थे? Sir, I was with film marketing and the promotion since last 10-15 years. So बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म्स हम लोगों ने मार्केट की हुई है, प्रमोट की हुई एंड डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो क्या मैं ये कहूँ कि आपका दोनों मिलना एक फिट, एक जोड़ी बन जाती है कि इनको फ्रेंचाइजी मॉडल का एक्सपीरियंस था और दोनों साइड से फ्रेंचाइज लेना, फ्रेंचाइज देना, और आपको था फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केटिंग। और अब ये मिलकर आपने एक सिनेप्लेक्स टाइप का जो एग्जीबिशन करते हैं, थिएटर बनाते हैं, राइट, उसका आप धंधा शुरू करके कॉम्प्लेक्स एक कंपनी बनाई। तो ये एकदम फिट हो गया, जो बोलते हैं ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई। हाँ, ऐसा रत्न बना दी जोड़ी। नहीं, कहीं ना कहीं ये बिजनेस के उसे 360 डिग्री एंगल चाहिए देखने का नजरिया सिनेमा इंडस्ट्री को। जैसे रियल एस्टेट हो गया, हाँ जी, लोकेशंस, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, फ्रेंचाइजीज, कंटेंट, फिल्म, उसके बाद में मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। सो कहीं ना कहीं हम दोनों के पास में आई कैन से कुछ नॉलेज था, या मे बी हाफ नॉलेज था। उन दोनों को हमने मर्ज करके वी क्रिएटेड द लाइक द फ्यूचर ऑफ सिनेमा काइंड ऑफ थिंग इन इंडिया। सही है। बड़ा कोइंसिडेंस कहिए, बट जो दो चीज़ चाहिए ये धंधा करने के लिए, एक के पास एक था, दूसरे के पास दूसरा था, और ये शुरू हुई कॉम्प्लेक्स की बिजनेस कारोबारी। ये पहले से दोस्त थे। अब चलिए इनसे आगे डिस्कस करते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। जैसे आप जानते हैं दर्शक लोग
कि इनका जो मॉडल है थोड़ा सा अलग है, एसेट लाइट मॉडल है, ये फ्रेंचाइजी मॉडल से काम करते हैं। कुछ इनके खुद के भी ओन्ड थिएटर हैं, लेकिन वो संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। इनका मेन बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल है, जहाँ पे फ्रेंचाइजी पैसा डालता है जगह में, थिएटर चलाता है, इनकी निगरानी रहती है और ये भी उस पूरे के पूरे कारोबार में हिस्सेदार हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये मल्टीप्लेक्स थिएटर में ये जो आपको पिक्चर दिखाई जाती है, तो इनको पूछते हैं डिटेल में इनका ये फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है। तो अनिल जी, आपके फ्रेंचाइजी मॉडल में पैसा कौन लगाता है? जो आप फ्रेंचाइजी चुनते हो उसका कोई प्रोसेस है, क्या है? सर हम जब लेट मी पुट इट दिस वे कि कॉम्प्लेक्स है ना, इट्स अ न्यू एज सिनेमा कंपनी। सो ये इंडस्ट्री में एक गैप था, ये इंडस्ट्री का एक एंट्री बैरियर भी था। सो कॉम्प्लेक्स का जो मॉडल आया उससे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुए। अब जैसे सिनेमा इट्स अ प्राइड बिजनेस, बट ये टीयर 3 टीयर 2 टाउन तक पहुंचा नहीं था बिकॉज ऑफ द स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम। बट हमारा जो फ्रेंचाइज मॉडल है ये थोड़ा मिलनसार मॉडल है। तो मेरे फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट होता है जो कि वो पर्टिकुलर सिनेमा पे फिक्स एसेट्स जो रहते हैं, जो वहीं रहने वाले, वो मेरे फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, जैसे वहाँ पे प्रोजेक्टर्स, फिर सर्वर्स इधर है, बाई इट और रेंट इट। देन मेरे एलईडी स्क्रीन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, मेरे यूपीएस हो गए, सॉफ्टवेयर सारे हो गए, ये सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी का है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल जहाँ पे कंपनी भी इन्वेस्ट करता है फ्रेंचाइजिंग में। अदरवाइज नॉर्मली मास्टर फ्रेंचाइजर इन्वेस्ट नहीं करता होता, वो सिर्फ ब्रांड नेम और अपना एसओपी और प्रोसीजर्स देता है। हालांकि हमारे फ्रेंचाइजी सिलेक्शन के बिल्कुल क्राइटेरियाज है और वी लुक फॉर ऑलवेज अ गुड पार्टनर who has a good background of business. So this is how हमने ये जो सिनेमा का मॉडल डिज़ाइन किया है, ये आप किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इसको सिनेमा बना सकते हो। आपके घर के बिल्कुल बगल में कोई भी रियल एस्टेट है, जहाँ पे नॉर्मली क्या होता है रियल एस्टेट में ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक शोरूम हाइट बोलते हैं, जो कि 12 फीट का होता है। तो हमने उसी 12 फीट में एक सिनेमा डिज़ाइन करके हम फिट कर देते हैं उसके अंदर, और ज़्यादा स्पेस नहीं लेते, करीब 7,000-8,000 स्क्वायर फीट में हम सिनेमा बना देते हैं, जो कि 3 स्क्रीन का होता है। बाकी और भी आप ऐड करना चाहोगे? तो राहुल जी, एक थिएटर आपका जो मॉडल है, राइट सर, इसमें कितने रुपए फ्रेंचाइजी को करीब करीब लगाना पड़ता है जिससे कि एक डिसेंट साइज वो एक थिएटर बना ले? सर नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया के अंदर सिनेमा बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बट हमने जब ये आइडिया कंसेप्चुलाइज किया तब हमने सबसे पहला प्रॉब्लम ये देखा कि सिनेमा को कम से कम केपेक्स में कैसे बनाया जाए, जिसके लिए इन्वेस्टर का आरओआई पीरियड एटलीस्ट 3 साल या 4 साल में उनका आरओआई वापस उनको मिल जाना चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करेंगे और ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। आज की तारीख में क्या हो रहा है, बाकी जो मल्टीप्लेक्सेस जो है वहाँ पे ज़्यादा केपेक्स लग जाता है और उसके बाद में उसका ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने देखने के बाद में कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 8 से 10,000 स्क्वायर फीट का अगर सिनेमा क्रिएट करना है, जिसके अंदर 3 स्क्रीन अलॉन्ग विथ 200 to 225 सीट्स का अगर सिनेमा क्रिएट करते हैं, और वो भी अल्ट्रा लग्जरी सिनेमा, सो आई डोंट थिंक सो मोर देन 2 और 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टर का इससे ज़्यादा लगता होगा, कहीं ना कहीं इसके आसपास में लगता है। तो ये जो आपने 2-2.5 करोड़ रुपए की हाँ जी, एक रकम बताई, ये टोटल पैसा जो सिनेमा फ्रेंचाइजी में का लगता है। जो फ्रेंचाइजी का लगता है, फ्रेंचाइजी का लगता है। और आपका भी कुछ पैसा लगता है जो आप जी सर। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हो, तो वो करीब कितना होगा? अनदर 20 to 40% जितना जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो प्रोजेक्टर्स, सर्वर्स, ये सारी हाईली चीज़ें, कॉस्टली चीज़ें हैं। जैसे अभी वी हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस एलईडी स्क्रीन्स इनटू द सिनेमा, और एलईडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर्स, सर्वर्स, टेक्नोलॉजी, लाइसेंस, इसकी जो वन टाइम कॉस्ट और रिकरिंग कॉस्ट होती है वो इन्वेस्टमेंट पूरा कंपनी करती है। तो
मोटा मोटी अगर मैं कहूँ कि 3-3.25 करोड़ में एक मल्टीप्लेक्स पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। 3.25-3.5 करोड़ के आसपास में रेडी हो जाता है। समझ गया। और आपने कहा कि आपकी जो एरिया है प्रेफर्ड चॉइस राइट टियर 2 टियर 3 टाउन, राइट इसका मतलब कहीं ना कहीं एस्पिरेशन जो छोटे छोटे शहर में जो चीज़ लोगों ने कभी सोची नहीं, वो आप उनको देने का अनुभव, एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हो। राइट सर, आज क्या हो रहा है कि इंडिया में बहुत सारे सिटी ऐसे हैं जहाँ पे सिनेमा ही नहीं है, और इंडिया के मोर देन 142-143 करोड़ पॉपुलेशन में फैमिली एंटरटेनमेंट जो आउट ऑफ होम है उसमें फर्स्ट एवेन्यू ही सिनेमा है। सही है। और बहुत सारे सिटीज़ के पास में सिनेमा नहीं है। और मेरे ख्याल से भारतवर्ष में विश्व भर की सबसे ज़्यादा फिल्में अलग अलग लैंग्वेजेस में बनती है, और अगर ऐसे शहर में थिएटर ही ना हो या सिनेमा हॉल ही नहीं हो तो ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात है। ठीक है। इनसे आगे और बात करके पूछते हैं कि कमाई कैसे आती है। तो आप क्या कमाते हो, फ्रेंचाइजी क्या कमाता है? क्योंकि थिएटर में मेरे ख्याल से खाने पीने की चीज़ बिकती है, और मैं अगर मेरे बचपन की बात करूं तो पिक्चर से ज़्यादा मज़ा पॉपकॉर्न खाने में आता था। राइट। तो खाना पीना, टिकटिंग, ये सब की जो रेवेन्यू होती है, कुछ एडवर्टाइजिंग होती है, तो ये कैसे बढ़ता है आपके और फ्रेंचाइजी के बीच में? देखो सर, जो भी रेवेन्यू आता है उन हर एक रेवेन्यू पे कंपनी का एक रॉयल्टी मॉडल है। सही है। बट ये रॉयल्टी हम ग्रॉस पे नहीं लेते, हम उसमें से कुछ एक्सपेंसेस निकाल के लेते हैं रॉयल्टी। सो जैसे टिकट हो गया, उस पर जीएसटी निकालना, फिर प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर शेयर निकाल के फिर जो सिनेमा के पास बचता है उसमें से हमारा रॉयल्टी लगता है 20%। कलेक्शन सारा कंपनी के पास आता है, हम हमारा रॉयल्टी जीएसटी भर देते हैं, प्रोड्यूसर का डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर दे देते, फिर कंपनी का रॉयल्टी काट के एवरी वीक पे आउट करते हैं फ्रेंचाइजी को। तो फ्रेंचाइजी का हेडेक भी काफ़ी कंपनी ले लेती है, और इस तरीके से एक सिंक्रोनाइजेशन हो गया या एक परफेक्ट पैटर्न हर एक चीज़ में कि भाई एवरीथिंग इज़ इन प्लेस एंड ऑन टाइम, ये कंपनी का एश्योरेंस रहता है इसमें। सो कमाई के एवेन्यूज़ तो टिकट है, देन एफ&बी सबसे अच्छा एवेन्यू है, एडवर्टाइजमेंट है। फिर कॉम्प्लेक्स में क्या है ना सर, के कॉम्प्लेक्स सिनेमा को हम थोड़ा क्योंकि मेरे कैपेसिटीज़, नंबर ऑफ सीट्स मेरे बहुत ही एमिकेबल है, तो मैं इसको एज अ स्पेस ऑल्सो यूज़ करता हूँ। तो मेरे थोड़े रेंट आउट्स भी जाते हैं, ग्रुप बुकिंग हो गया, प्राइवेट इवेंट्स हो गया, बल्क बुकिंग हो गया, कॉरपोरेट इवेंट्स हो गए। तो हमारे पास थोड़े स्लैक सीज़न कभी होता है, तो ये सारे एवेन्यूज़ अर्निंग के हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। अनिश जी, एक चीज़ का जवाब और दीजिए। आपने कुछ समय पहले कहा था कि बड़े शहरों में जो थिएटर होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, आपका मॉडल छोटे साइज़ का है। तो ये छोटे साइज़ का डेफिनेशन क्या? सर, छोटे साइज़ का डेफिनेशन ये है कि अगर हम एवरेज देखें तो ऑन एन एवरेज देर आर अबाउट 200-250 पीपल वॉचिंग अ मूवी, दैट्स द ग्रैंड एवरेज इन वन ऑडिटोरियम। इन ऑडिटोरियम। सो हमने सिनेमा ही ऐसे बनाए कि जिसका लोअर केपेक्स लोअर ओपेक्स है, बट उसका ऑक्यूपेंसी ऊपर रहता है। सो आपका टर्न अराउंड टाइम भी जल्दी है, आपका अनवांटेड एक्सपेंसेस भी कम है यहाँ पे, और उस तरीके से भी है ना काफ़ी फिट हो जाता है। और मेरा अनटैप मार्केट बहुत है इंडिया में, हम करीब 1600-1800 मूवीज़ रिलीज़ करते हैं, हम तो मदर ऑफ कंटेंट है एज अ कंट्री। तो ये कंट्री में नंबर ऑफ स्क्रीन की रिक्वायरमेंट हमें लगता है कि देयर इज़ ह्यूज पोटेंशियल। समझ गया। दर्शकों के मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा, जैसे मेरे मन में उठ रहा है, वो ये कि आपने जो ये पहल शुरू करी, राइट, क्या आपको लगता है आप टाइम से आगे हो या टाइम के साथ हो, या आपको लगता है कि एक डर है कि आपको कोई कॉपी कर लेगा? कुछ है ऐसी
सर हम टाइम से आगे भी नहीं है, हम शायद टाइम से पीछे भी नहीं। आई वुड लाइक टू पुट इट दिस वे, हम टाइम के साथ में हैं। Okay. एंड सर अगर कोई हमें कॉपी करता है देन वी विल फील दैट वी आर अ ब्रांड। कितना कॉन्फिडेंस है प्रमोटर के बीच में कि उन्हें कंपटीशन से डर नहीं लगता, उन्हें ये लगता है कि वो समय के साथ चल रहे हैं। और आपको सभी को याद करा दूं कि अपन बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिनेमा से, जो मल्टीप्लेक्स टाइप के थिएटर, छोटे साइज के लेकिन अल्ट्रा लग्जरी के मॉडल से देश के विभिन्न हिस्सों में चलाते हैं। आपके जो टर्नओवर है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें सन 2025 कंपेयर टू सन 2024 की बात करें तो आपका रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है नेट प्रॉफिट उसमें लगभग आप समझिए 3 गुना की बढ़त हुई है। तो 2 सवाल, क्या ये बढ़त सस्टेनेबल है, और अगर है तो आगे जाकर इसमें और बढ़त देखने को मिल सकती है? सर देखो, बढ़ने के कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई काम बड़े पैशन से करते हो एंड व्हेन यू सॉल्व प्रॉब्लम एक्चुअली, तो ग्रोथ तो आना ही आना है। नंबर 2, बढ़त के कुछ रीजंस है। ग्रोथ मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन्स सुधरने के भी काफ़ी पॉइंट्स है। जैसे क्या होता है, एक कंपनी जब शुरू होता है तो आप इतने बड़े मार्जिन से काम नहीं करते हो, फिर आप धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लगते हो। तो आप जैसे हमने कुछ नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए जो कि हमारे प्रॉफिटेबल मॉडल्स है, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स का लग्जूरियंस है। फिर एक कंपनी जब बनता है तो शुरू में आपके पास वो सारे डिपार्टमेंट नहीं होते, बट एक बीच में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे आपको इवेंचुअली वो सारे, जैसे एक परफेक्ट लीगल डिपार्टमेंट हो गया, एक मार्केटिंग हो गया, एक ब्रांडिंग हो गया, आपका एक टीम बनता जाता है। तो वो टीम बनता है, फिर उसके बाद जब नए स्क्रीन्स ऐड होते हैं तो इवेंचुअली नया खर्चा नहीं बढ़ता है। सही है। सो व्हाट हैपन्स के, और कई बार क्या होता है कि मार्जिन सुधरे, हमारा टीम बिल्डिंग जितना होना था वो हो गया, तो पर्टिकुलर उस ईयर में थोड़े मार्जिन्स कम हुए क्योंकि उस बार खर्चा बढ़ा था आपका। बट ये साल फिर मेरा खर्चा स्टेगनेंट हो गया, जो कि अब गोइंग फॉरवर्ड भी ये स्क्रीन से लिंक होके नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज वो जितना बनाना था, प्लेस करना था, वो प्लेस हो गया। सो उसकी वजह से मार्जिन सुधरने लगे। प्लस कुछ सिनेमाज ऐसे होते हैं जो सपोज हम बनाना शुरू करते हैं उसको अक्टूबर नवंबर में, वो मेरा मार्च के बाद अप्रैल में शुरू होता है, तो मुझे वो पूरे साल का रॉयल्टी रेवेन्यू मिलता है। सो दीज आर द फ्यू रीजंस के जिसकी वजह से मार्जिन्स बढ़े, सुधरे। और आई थिंक के जैसे ही हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया इन दिस कंट्री एंड इंडस्ट्री, सो दोज मार्जिन्स गॉट बेटर एंड बेटर। तो मुझे पता है आप IPO बाउंड है, तो आगे का आप हमको मार्जिन के बारे में नहीं बता सकते, बट साफ जाहिर है कि जैसे जैसे आपकी साइज़ और स्केल, नंबर ऑफ थिएटर्स, स्क्रीन्स बढ़ेंगे तो आपका मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है, और वो होगा। सर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल इन्वेस्टर के लिए जो होता है कि IPO के तहत जो आप पैसा जुटाओगे वो कहाँ यूज़ होगा? सर, मेरे मॉडल में तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट बेसिकली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होता है मेरा। सो मैं डेफिनेटली मेरे अपकमिंग फ्रेंचाइजीज़ में और उन सब में मेरे जो टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट्स है उसमें इन्वेस्ट करूँगा एक अच्छा पोर्शन, और काफ़ी कुछ, क्योंकि अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है और फास्ट स्केल करना है तो आई नीड द अमाउंट इन वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल से क्या होगा कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी हमारा ऐसा होता है कि भाई पैसा आया तो काम करे थोड़ा, तो कहीं नहीं की क्या, एक बार सिनेमा बनना चालू होता है फिर वो रुक नहीं पाता है। सही है। तो वर्किंग कैपिटल होगा तो हम उसको थोड़ा फास्ट कर देंगे। रिसीवेबल्स थोड़े शायद दिन बढ़ जाए, बट इवेंचुअली स्पीड बहुत बढ़ जाएगी उसकी वजह से। तो निवेशकों के लिए एक ख़ास चीज़ जो अनीश जी ने बताई, ये जो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा जुटा रहे हैं, इससे शायद, मैं वर्ड शायद यूज़ कर रहा हूँ, इनका रोल आउट प्लान में बड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो थिएटर के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन
क्योंकि कंपनी भी टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करती है उसमें पैसा डालती है, उनकी एक लिमिटेशन आ जाती है कि वो कितना नया पैसा एक तिमाही एक साल में इन्वेस्ट करे, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स के सिनेमा में बिना एक्सपीरियंस किए शायद ये वीडियो पूरा नहीं होता। तो अहमदाबाद स्थित SBR रोड के इस थिएटर में मैं मौजूद हूँ, जिसे कॉम्प्लेक्स लग्जूरिया बोला जाता है, और मेरे साथ हैं इनके को-फाउंडर राहुल जी। तो राहुल जी, ये बताइए कि आप जैसे ये थिएटर बना, तो इसको बनाने में आपको कितना समय लगा, और ये जो आपने डिसीजन लिया यहाँ पे थिएटर बनाने का, ये उस समय बिल्डिंग कंप्लीटेड थी, क्या थी ये रियल एस्टेट? Right, sir. So, starting from beginning, when we started this business, we understood the problem was कि सिनेमा बनने में 1 से 1.5 साल का समय जाता है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको ऑप्टिमाइज करके, ऑटोमाइज करके, हमारी इंटरनल टीम्स को स्किल्ड और स्ट्रॉन्ग करके, वी आर लैंडिंग बिटवीन 90 days to 120 days to making one unit of the cinema, the entire cinema with 3 or 4 or 5 auditoriums along with the foyer area, box office. एंड कहीं ना कहीं ये सिनेमा हम लोगों ने रेडी किया है अराउंड 90 to 100 days के अंदर। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर कॉम्प्लेक्स लग्जूरियंस SBR वाज 100 days। इसकी जो क्वालिटी होती है, Right, इसमें जो आपके सिस्टम्स होते हैं, सिटिंग, ये लग्जरी जो आप लेके आते Right. हो, रिक्लाइनर बोलिए या पुशबैक चेयर बोलिए, कॉम्प्लेक्स में यूज करते नहीं होता। रिक्लाइनर सीट्स या तो सोफा सीट्स हम लोग यूज तो करते हैं। सोफ़ा सीट बोलिए, रिक्लाइनर सीट बोलिए, इसका जो आप सोर्सिंग करते हो, Right. डेडिकेटेड सप्लायर होंगे, वो तो Yes. सही है, बट इसका कंट्रोल ये आपके हाथ में होता है या कुछ आप जो आपका फ्रेंचाइजी है उसको भी देते हो? सर, यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट हमारी टीम एक कंसेप्ट क्रिएट करती है, मूड ड्राइंग्स क्रिएट होता है, उसके बाद में वो शेयर होता है फ्रेंचाइजी के साथ में कि आपके लोकेशन के हिसाब से या डेमोग्राफिक्स के हिसाब से हमारे व्हाट वी बिलीव इज के यहाँ पे सोफा सीट्स होनी चाहिए या लाउंजर होने चाहिए या रिक्लाइनर सीट्स होनी चाहिए। एंड देन जॉइंटली वी टेक अ डिसीजन कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी करनी है, कितनी उसको लग्जरी हम लोगों को देना है, कितना कंफर्टेबल उसको क्रिएट करना है। एंड ये सब मिला के कहीं ना कहीं वी मेक श्योर के सिनेमा का जो टर्न अराउंड टाइम है वो 100 से 120 डेज से ऊपर नहीं जाए, बट डिपेंडिंग ऑन द लाइसेंसिंग पार्ट शायद वो कभी प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज़ का लाइसेंसिंग में भी एक प्रोसेस होता है। समझ गया। राहुल जी, जब से मैं आपसे मिला हूँ और आपके ये थिएटर का एक एक्सपीरियंस लिया Right, हूँ, sir. तो जो कहते हैं ना मल्टीप्लेक्स का या ये थिएटर का, कुछ दिमाग में सवाल उठ रहे हैं। राइट सर। तो ये जो छोटा या मिनी थिएटर या जो आपने ये एक अलग लेवल की साइज, नंबर ऑफ सीट्स जिसे कहते हैं, रिक्लाइनर ये हो, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? सर, वैसे तो हम लोग पूरी दुनिया, मैं और अनीश पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, एंड कहीं ना कहीं से अच्छे कंसेप्ट क्यों हम लोग अगर इंडिया में लेके नहीं आ सकते। बहुत सारे कंट्रीज़ में मल्टीप्लेक्सिस के बदले मिनी प्लेक्सेस नहीं बोलेंगे इसको, बट हम लोग इसको स्मार्ट सिनेमास बोलेंगे, जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पे जितना समझ लीजिएगा 1000 सीट का सिनेमा बनाते हैं, 30% का ऑक्यूपेंसी होता है, तो हम लोग सिर्फ वो 300 सीट का ही सिनेमा बनाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा ऑक्यूपेंसी लेवल भी ऊपर जाता है। एंड इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारे सिटीज़ ऐसे, बहुत सारे लोकेशन ऐसे जहाँ पे सिनेमा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग, आवर टीम इज़ ट्राइंग टू बिल्ड लग्जरी सिनेमाज और मे बी अफोर्डेबल लग्जरी सिनेमाज इनटू Tier 3 एंड Tier 4 टाउन्स एज वेल। और आपका ये जो बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन बोलिए, थिंकिंग बोलिए, वो ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी ही हो तो Right. ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज अनवांटेड खर्चा कम लगेगा। अनवांटेड इन्वेंटरी, आपका इन्वेस्टमेंट, केपेक्स और ओपेक्स वो सब बढ़ा देता है, एंड और- कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी या तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो डिले हो जाता है उसके कारण। और सबसे बड़ी बात राहुल जी, आपका जो धंधा है ये हाईली पेरिशेबल है। अगर उस शो में वो पब्लिक नहीं आई
तो वो सीट बेकार हो गई. वेरी ट्रू, यू कांट कैरी फॉरवर्ड इन्वेंट्री. वेरी ट्रू. बहुत बहुत धन्यवाद ये कुछ सवाल के जवाब देने के लिए. पॉपकॉर्न देखकर बड़ा जिसे कहते हैं मन चलता है. थोड़ा मैं इसमें से खा लेता हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. दोस्तों, दोनों प्रमोटर मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं. इनसे जो कहते हैं ना, लगे हाथ एक दो और सवाल पूछ लेते हैं जिससे आपको आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो ये धंधा क्या है. तो अनीश जी, ये बताइए, ये जो आजकल आए दिन नई नई पिक्चरें OTT पे आ जाती है, आपको देखने को मिलता है, क्या ये एग्जीबिशन जो बिजनेस है इस पे कोई आपको लगता है इम्पैक्ट होगा कि ऑडियंस कम आएगी, आपके कलेक्शंस कम होंगे? आपका क्या व्यू है? सर, OTT इज़ एन ऑल्टरनेटिव कंटेंट. हालांकि मेन कंटेंट फर्स्ट डे फर्स्ट शो नॉर्मली सिनेमा में ही रिलीज़ होता है. अगर आप मेरी इंडस्ट्री के नंबर पूछो तो ईयर ऑन ईयर हमने तो अच्छा ग्रो किया है. आई मीन इस इंडस्ट्री ने 2023 वाज द हाईएस्ट नंबर वी डिड इन हिस्ट्री. 24 वाज आल्सो ग्रेट नंबर. और OTT आई वुड से इरिप्लेसेबल है सिनेमा. तो आज से नहीं, पिछले आप समझ लो 70-80 साल से सिनेमा तभी भी थे, आज भी है और कल भी रहने वाले हैं. सिनेमा का एक अपना एक्सपीरियंस है. ये आप फैमिली के लिए, आप जब फैमिली के साथ एक अच्छा आउटिंग है. ये सिनेमा के अंदर इसके साउंड का एक्सपीरियंस है, इसका एम्बियंस है, ये सिटिंग टुगेदर. और इसमें आप एक साथ ही देखना पड़ता है ये पिक्चर. इसमें आप वो टुकड़े टुकड़े में नहीं देख सकते इसको. सो ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो जिसको फ्रेश कंटेंट है उसके लिए तो यही जगह है. OTT पे मूवी आता है बट उसको काफ़ी टाइम लगता है सिनेमा वाला मूवी आने में. एंड दैट इज़ एन ऑल्टरनेटिव वॉचिंग, आई वुड पुट इट दैट वे. उसके ऊपर भी अगर आउट ऑफ होम एक्सपीरियंस OTT में नहीं मिलता है, डॉल्बी सराउंड साउंड सिस्टम प्लस सिटिंग और जो फूड ऑप्शन है वो सारा OTT में नहीं मिल सकता है घर पे बैठ के. तो कहीं ना कहीं सिनेमा तो जाना चाहिए. मतलब आप जो कहना चाहते हो वो ये कि सिनेमा को सिर्फ सिनेमा के हिसाब से मत देखो, पूरा पैकेज के हिसाब से देखो. पैकेज ऑफ द एक्सपीरियंस कि साउंड, थिएटर, फूड जो है, खास करके जो आपको वैरायटी मिलती है खाने पीने की, ये सब देखना चाहिए. राहुल जी, आपसे एक सवाल पूछूंगा. ये जिस थिएटर में अपन बैठे हैं, राइट, इसकी कैपेसिटी मेरे ख्याल से 45-50 के आसपास की कैपेसिटी है. ये एक जो वो पुराने ज़माने में ट्रेलर पिक्चर्स के आते थे या वो प्रीवी शो होता था, प्रीमियर रिलीज़ करने के पहले, उस टाइप का थिएटर का फील आता है. राइट. तो आपने ये नंबर कैसे चुना कि आप इस साइज़ के हॉल बनाए? ट्राई करके देखा गया 400-500 सीट के हॉल बनते हैं. राइट. तो ये स्मॉलर कॉन्सेप्ट क्या है? सर, जब हम लोग सिनेमा का स्टडी कर रहे थे वो टाइम पे हमने पूरे इंडिया के नंबर्स क्रंच किए. इनफैक्ट हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड के नंबर्स चेक किए, जहाँ पे हमें पता चला कि 1000 सीट का सिनेमा अगर 30% ऑक्यूपेंसी मैक्सिमम करता है, सो 300 लोग आते हैं वहाँ पे. सो व्हाई डोंट वी मेक अ सिनेमा फॉर 250 पीपल और 300 पीपल, जिसके कारण हमारा मार्केट में डिमांड भी रहेगा और ऑक्यूपेंसी भी हमारा ऊपर जाएगा. सो कहीं ना कहीं वी हैव अचीव्ड दैट थॉट, कंसीव्ड दैट थॉट फर्स्ट, एंड देन वी हैव अचीव्ड दैट एज वेल by getting good number of admits and good number of occupancy in the cinema. सर, ये नंबर आपने अच्छा समझाया, बट ये बताइए, पिक्चर तो घूम फिर के वीकेंड की ही होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और उसके बाद बाकी के जो 4 दिन है वो सुस्त कहिए या लोअर ऑक्यूपेंसी कहिए. तो आपकी भी जो ऑक्यूपेंसी है, बल्क ऑफ रेवेन्यू 3 दिन में आ जाता है, ये सही समझना चाहिए? सर, मेजोरिटी अगर मैं ये चीज़ को ऐसे पुट अप करना चाहता हूँ कि अगर ब्लॉकबस्टर मूवी है तो फ्राइडे सैटरडे संडे वो आउट परफॉर्म करती है, एंड वीकडेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वो परफॉर्म करती है.
अगर ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं है तो वो मूवी वीकेंड में परफॉर्म करती है, शायद सुस्त परफॉर्मेंस जैसे आप बोल रहे हो वो वीकडेज में करती है. समझ But गया. in that period, we have, like the auditorium starting from 60 to 100 or maybe 120 सीटर. बहुत सारे ग्रुप बुकिंग्स, बहुत सारे प्राइवेट स्क्रीनिंग, बहुत सारे स्मॉल स्केल प्रीमियर्स जो लोगों को प्रीव्यूज करने होते हैं, वो सब के लिए भी हमारा स्पेस यूटिलाइजेशन होता है. सो आई वुड लाइक टू से कॉम्प्लेक्स इज नॉट लिमिटेड टू मूवीज. करेक्ट, वी गिव द कंप्लीट पैकेज ऑफ द एक्सपीरियंस ओवर हियर. समझिए. तो बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये कंपनी ला रही है, ये जो छोटे थिएटर जो इन्होंने डिज़ाइन किए हैं. इसी के साथ में एक और एपिसोड हम समाप्त करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देखकर मज़ा आया. शुक्रिया.